बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम इंशाल्लाह ATA जो है उसको कंप्लीट करेंगे और जहाँ से हमने लास्टली छोड़ा था वहीं से हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये बहुत इजी है। अच्छा, एक मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, ATA में ना कोई भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नई चीज़ प्रोसीजर के हवाले से नहीं लिखी गई। वो वही जो CRPC की प्रोविजंस है, ठीक है, चूँकि वो थोड़ी सी कंप्रीहेंसिव है और ये जो है उसमें से आप देखेंगे कि QSO की प्रोविजंस को कुछ रिलैक्स किया गया है, CRPC की कुछ प्रोविजंस को रिलैक्स किया गया है ताकि वो जो एक टेररिस्ट है वो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे जो है वो ना बच निकले। ठीक है, तो आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बताया था कि उर्दू वाला बेर एक्ट का भी प्रिंट निकाल लें और आप जो इंग्लिश वाला है उसका भी निकाल लें, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उर्दू वाले बेर एक्ट को एक नावल की सूरत में पढ़ें, और जब आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है फिर आप इंग्लिश में उसको देखें मैंने कैसे देखना है, कौन से पॉइंट जो हैं वो मैंने हाईलाइट करने हैं। ठीक है, सेक्शन 21 पावर टू कॉलम इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये सेक्शन क्या है, ये CRPC की उन प्रोविजंस का ये क्रक्स है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो कंपिटेंट ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉल कर सकता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो किस किस्म की होगी वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब वो कहता है द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP during the course of investigation or an equivalent officer for security forces operating in aid of civil power under section 4 and section 5। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं रिपीट नहीं करता, वो मैं प्रज्यूम कर रहा होता हूँ कि आप लोगों ने पिछले सारे लेक्चर सुने हैं तो आपको समझ है। मसलन ये सेक्शन 4 एंड 5 जो है ये हमने डेप्थ में जो था वो हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था। अच्छा, जो SP होगा या उसके इक्विवेलेंट जो सिक्योरिटी ऑफिसर का सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर होगा जो कि उनको सिविलियंस को जो है वो जो है कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा, may by an order in writing on the request of the joint investigation team। अच्छा, उसकी क्या पावर्स हैं कि वो इन राइटिंग आप इसको हाईलाइट कर लें, ऑर्डर के थ्रू इन राइटिंग, और किसकी रिक्वेस्ट पे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिक्वेस्ट पे। यानी आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 20(1)(e) में जो पावर है वो कैसे एक्सरसाइज की जा मसलन सबसे पहले कौन एक्सरसाइज कर सकता है, SP या इक्विवेलेंट ऑफिसर, और कब कर सकता है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और कैसे कर सकता है, बाय मेकिंग एन ऑर्डर इन राइटिंग। अब वो कौन कौन सी पावर्स हैं वो फिर नीचे जो है वो ये दी हुई हैं, बहुत इजी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, और मैं भी आपको एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं पे मुश्किल लगे तो आप उर्दू में पढ़ते चले जाइएगा। Call for information from any person for the purpose of satisfying himself whether there has been any contravention of the provision of this act or any rules or order made thereunder। देखें कि मिसलन हमने कहा कितनी ऑफेंसेस इसके नीचे पड़े जो जिनकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, और इसके अंदर कितने बार भी हैं। तो वो कहता है जी कि अगर उसको किसी भी प्रोविजन के बारे में लगता है कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है तो वो किसी भी शख्स को कह सकता है कि तुम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। अच्छा जी, या वो उस एक्ट के अंदर कोई रूल बनाए या कोई ऑर्डर किया गया उसकी खिलाफ वर्जी हुई है तो किसी भी शख्स को बुलाया जा सकता है, चलो भी तुम इसके बारे में बताओ। दूसरी पावर क्या है उसकी, रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस और डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट आर थिंग यूजफुल आर रेलिवेंट टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। वो किसी भी शख्स को बुला सकता है, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करने का कह सकता है, कोई भी चीज़ कोई USB पेश करने का कह सकता है जो कि यूज़फुल या
रेलिवेंट हो उस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। अच्छा, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है? इन्वेस्टिगेशन से मुराद है कि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंक्वायरी का मतलब ये है कि अदरवाइज भी कोई प्रोविजन हो सकती है इस एक्ट के तहत जिसके तहत के कार्रवाई जो है वो चल रही हो, ठीक है। फिर वो क्या कर सकता है? एग्जामिन एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स। अब ज़रा वो गौर करें तो सीआरपीसी का सेक्शन 160 भी कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि वो किसी भी शख्स को एग्जामिन कर सकता है। एग्जामिन से क्या मुराद है? उससे सवाल जवाब कर सकता है। डी क्या है? with the permission of the anti-terrorism court require any bank or financial institution notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced to provide any information relating to any person, including copies of entries made in bank or a financial institution book, including information of transactions saved in electronic or digital form which are reasonably believed to be connected with the commission of an offense under this act, and the keeper of such book or record shall be obliged to certify the copies in accordance with the law, ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ, जो टेररिज्म से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं वो फाइनेंस के बगैर इतने बड़े लेवल पे नहीं होते, वो पूरा एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसको पावर दी गई है एसपी को या ऑफिसर को कि वो किसी भी बैंक से किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकता है, उसको तलब कर सकता है, जो कि वो समझता है कि वो उस मुकदमे के हवाले से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो उर्दू वाला मिला के पढ़िएगा। रिक्वायर इन्फॉर्मेशन और ऑब्टेन रिकॉर्ड ऑफ टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन डाटा, ईमेल, एमएमएस एंड सीएनआईसी एंड इनक्रिप्टेड मैसेज। इनक्रिप्टेड मैसेज, ये जो मैसेजेस मसलन हम एक दूसरे को करते हैं, अक्सर आपने लिखा भी होता है इनक्रिप्टेड। उसका मतलब ये होता है कि वो बाइनरी कोड की सूरत में ट्रैवल कर रहा होता है और कोई शख्स उसको पढ़ नहीं सकता, उसको लीक नहीं किया जा सकता। एनी हाउ उसका रिकॉर्ड भी तलब किया जा सकता है कि आप वो मैसेज हमें पढ़ाओ। और एनी अदर इंफॉर्मेशन सस्पेक्टेड टू बी लिंक्ड इन एनी मैनर विद कमीशन ऑफ फॉर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड, अच्छा, फ्रॉम एनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ऑफ डिपार्टमेंट, जैज़, नादरा वगैरह, इन सब से वो क्या कर सकते हैं? किसी किस्म का भी ये मोबाइल डाटा जो है उसको क्या कर सकते हैं? वो कॉल कर सकते हैं। तो हो क्या आपको मेरी बात की समझ आ गई? Subsection 2 है the copies obtained, information received or evidence collected in pursuance of clause D and E of subsection 1 shall be kept confidential and shall not be divulged to any unauthorized person or user for any purpose other than legal proceeding under this act। ये कह रहा है कि ऊपर जो डाटा का कहा गया है कि किसी भी कंपनी से हासिल किया जा सकता है, उसको सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको वायरल नहीं किया जाएगा और किसी अनऑथोराइज बंदे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। Any contravention of an order made under subsection 1 shall be punished with imprisonment which makes sense to 2 years or with fine which makes sense to 100,000 rupees or with both। अब सबसेक्शन 3 ये कहता है जो सबसेक्शन 1 की वायलेशन करता है, यानी उसके मुताबिक कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से वो इनकार कर देता है, तो उस सूरत में उसको सज़ा दी जा सकती है जो कि 2 साल तक हो सकती है। उसके बाद रिमिशन से क्या होता है? कमी करना ना, सज़ा में कमी करना। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी अदर लॉ और प्रिजन रूल्स फॉर द टाइम इन नो रिमिशन इन एनी सेंटेंस शैल बी अलाउड टू अ पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। वैसे तो सीआरपीसी में रिमिशन की प्रोविजन है, जेल रूल्स में भी है कि उसकी लेकिन वो कहता है कि नो, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा उसकी कोई रिमिशन नहीं होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड एंड इन केस ऑफ चाइल्ड कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर ऑफेंस अंडर ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मे बी ग्रांटेड एडमिशन एज डीम अप्रोप्रिएट। सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि जहाँ पे बच्चे को सज़ा दी गई है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उसकी एक कमी, सज़ा की कमी का ऑर्डर कर सकती है। Trial of offences. All offences under this act shall be tried by anti-terrorism court established under this court
ठीक है। इस ऑफेंस इसके तहत जितने भी ऑफेंसेस है वो 80C जो है वो उसको डील करेगी। प्रोवाइडेड एट द कोर्ट ऑफ ज़िला काजी और हजाफी ज़िला काजी एस्टेब्लिश अंडर दी शरिया निज़ाम अज़ल रेगुलेशन दो शैल डीम टू बी द कोर्ट एंड शैल ट्राई ऑल केसेस सो असाइंड टू देम बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव जज डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 2 और सेक्शन 13 एज द केस में बी। अच्छा, ये जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो लॉज हैं वहाँ पे जो ज़िला काजी उनको जो केसेस हैं वो एडमन जज की तरफ से आएंगे और वो भी इस लॉ के तहत उसको क्या करेंगे, उसको प्रोसीड विद करेंगे केस को। ठीक है। उसके बाद जो है वो कंडीशनल 21 कंडीशनल एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन। ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग कानूनी शहादत ऑर्डर, ठीक है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन वेयर इन any court proceeding held under this act the evidence which includes circumstantial and other evidence produced raises the presumption that there is a reasonable probability that the accused has committed the offense. May any confession made by accused during investigation without being compelled before a police officer not below the rank of district superintendent of police may be admissible in evidence against him if the court so deem fit। ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन क्या कर रहा है कि वो जो आर्टिकल 37 है उसका कानूनी शहादत का ऑनवर्ड उसको जो है वो रिलैक्स कर रहा है, और वो कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि उसने जो है वो जो है वो उसने प्रजम्पशन होता है कि वाकई उसने जो है वो ऑफेंस किया है, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, उस सूरत में वो कन्फेशन जो होगी वो एडमिसिबल होगी। देखिए वहाँ पे कितनी प्रोविजंस लिखी हुई हैं, लंबा चौड़ा, लेकिन यहाँ पे उसने छोटे से पैरे में अप्लाई कर दिया। अब ये स्पेशल लॉ है। अब उसने नॉटविथस्टैंडिंग कानून शहादत, तो कानून शहादत की बहुत सारी बारीकियाँ जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है। प्रोवाइडेड एट द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन had explained to the person making if that he is not bound to make a confession। ठीक है। वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि तुम इसको कन्फेशन करने के पाबंद नहीं हुए, एंड इफ़ ही डज सो इट मे बी यूज, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है। एंड दैट नो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज़ रिकॉर्डेड सर्कमस्टेंस अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैड रीजन टू बिलीव दैट इट वाज मेड वॉलंटरीली। और वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद को सेटिस्फाई करेगा किस चीज़ पे कि वो अपनी मर्ज़ी से ये कर रहा है। दैट व्हेन ही रिकॉर्डेड द कन्फेशन ही मेड अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग अफेक्ट। अच्छा, आपने इसमें बिग डिफरेंस देखा है कि उधर ये है कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन होगी वो किसी भी तरह से जो है वो रेलिवेंट नहीं होगी, ये कानूनी शहादत में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो वो सेक्शन बता रहा है, यहाँ पे वो कहता है कि वो पुलिस के सामने की जा सकती है। देखिए मैं दोबारा कमिटी एनी कन्फेशन मेड बाय एक्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट बीइंग कंपेल्ड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ, यानी एसपी से डीएसपी से बिलो रैंक का बंदा जो है अबव रैंक के बंदे के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर वो कन्फेशन हो गई है तो वो एडमिसिबल है। तो ये फ़र्क हो गया किसके दौरान, कानून शहादत और ये इसके तहत जो कन्फेशन हो रही उसके दौरान। ठीक है। अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने ही देखना है कि आया वो कन्फेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या नहीं है। उसके बाद फिर हमने अगला प्रोवाइजो पढ़ लिया है कि वो सुपरिटेंडेंट इस चीज़ को एसपी इस जेन को, डीएसपी इस चीज़ को जेन में रखेगा कि वो वॉलंटरीली बनी है, और एट द एंड ऑफ वो एक मेमोरेंडम भी देगा जो कि हमें पता है, हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा है सेक्शन 364 में, आई हैव एक्सप्लेन टू नेम दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ़ ही डज सो एनी कन्फेशन ही मे बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हिम एंड to believe that confession was voluntarily made, it was taken in my presence and was read over to the person making and admitted by him to be correct, and it contained full and true account of the statement by him signed district superintendent of police। क्यों जी, समझ आ गई मेरी बात की। सेक्शन 21 आई है
aid and abetment. Whoever aids or abet any offence that shall be punished with the maximum term of same imprisonment provided for the offence of the fine or fine provided for offence or with both. अब इसने यहाँ पे पीपीसी को भी एक्सक्लूड कर दिया. उसने कहा जो अबेटमेंट करेगा या एड करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक्चुअल ऑफेंडर को जो है वो मिलेगी. हार्बरिंग होता है पनाह देना ना, किसी मुलजम को पनाह देना. ठीक है. अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इफ़ ही हार्बर्स एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. इस स्पेशल लॉ के अंडर कोई भी ऑफेंस का मुजरम है उसको अगर पनाह दी जाएगी तो वो जो बंदा उसको पनाह देगा वो हार्बरिंग के ऑफेंस में आएगा. अ पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस शैल बी लायबल ऑन कन्विक्शन टू पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 216 एंड 216 पाकिस्तान पोलिंग कोड. अब 216 216 एक है बेसिकली वो कैटेगरीज हैं कि वो जुर्म जिस्म की सज़ा फ़र्ज़ कर लें कि 2 साल तक थी और उस जुर्म की सज़ा के बंदे को किसी ने पनाह दी तो उसकी सज़ा कुछ और होगी. और एक अगर सज़ाए मौत वाले ऑफेंस का मुलज़म था तो उसको पनाह दी तो उसकी सज़ा कुछ और होगी. तो कह रहा है कि वो जो पीपीसी के जो पैरामीटर्स हैं या लॉज हैं इसके बारे में सेक्शन 216 है उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी. ठीक है. Offences triable by way of summary procedure. All offences under this act punishable with imprisonment for term not more than 6 months with or without fine shall be tried by way of summary procedure. अच्छा, इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट 6 माह से कम है वो समरी इन नेचर होंगे. अब वो समरी ऑफेंस का ट्रायल वो सेक्शन 260 CRPC वाला वो हमने जो है वो पढ़ा. उसके आगे फिर 2 किस्में हैं कि एक समरी ट्रायल उनका जिनका के जिनमें अपील लाई करती है और कुछ ऐसे जिनमें अपील लाई नहीं करती तो उसका प्रोसीजर उधर जो है वो लिखा हुआ है. सेक्शन 21L है पनिशमेंट फॉर एन absconder. Whoever being accused of an offence under this absconds and avoids arrest or evades appearance before any inquiry, investigation or other proceeding or conceal himself and obstructs the obstructs the course of justice shall be liable to imprisonment for not less than 5 years and not more than 10 years और with fine और both. अच्छा, जो शख्स एब्सकॉन्ड करेगा ठीक है तो उसकी सज़ा 5 से 10 साल होगी. अब देखें जो उसने जुर्म किया होगा उसकी सज़ा अलहदा होगी लेकिन एब्सकॉन्ड करने की सज़ा अलहदा से होगी. ठीक है. Joint trial. While trying an offence under this act, a court may also try another offence with which an accused may under the code of criminal be charged at the same trial if the offence is connected with such other offence. अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक तो हो गया ना शेड्यूल ऑफेंस और एक वो ऑफेंस जो कि शेड्यूल नहीं है, जो कि ATA के तहत नहीं आता, CRPC के तहत आता है. मसलन किसी को ज़ख्मी किया है तो वो कह रहा है उसका भी फिर जो ट्रायल है वो इधर ही जो है वो ATC ही उसका करेगी. ठीक है. सबसेक्शन 2 है इफ़ इन द कोर्स ऑफ एनी ट्रायल अंडर दिस एक्ट ऑफ एनी ऑफेंस इट इज़ फाउंड दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ कमिटेड एनी अदर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ for the time where the court may convict an accused for such other offence and may pass any sentence authorized by this act or in the case में such other law for the punishment. अच्छा, सबसेक्शन 2 कहता है अगर दौरान तफ्तीश या ट्रायल ये चीज़ समझ आती है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि किसी दूसरे लॉ के तहत भी वो ऑफेंस है तो फिर कोर्ट जो है वो उसको उसकी भी सज़ा दे सकती है. नॉट विद स्टैंडिंग कि कोर्ट ये देखे कि वो ऑफेंस इसमें मेंशन किया गया है ATA में या नहीं है. अगर किसी दूसरे लॉ के तहत वो पनिशेबल है तो फिर वो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो उसकी भी उसको जो है वो सज़ा दे सकती है. फ़र्ज़ करें एक शख्स ने जो है वो फ़र्ज़ करें कि उसने हदूद लाज का भी ऑफेंस किया है उसके दौरान तो कोर्ट फिर उसको इस
ATC कोड जो है इस एक्ट के तहत उसको सज़ा देते देते उस एक्ट के तहत भी सज़ा जो है वो दे सकती है। सेक्शन 22 है मैनर एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द मैनर, मोड एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस passed under this act having regard to the deterrent effect which such execution is likely to have। ठीक है, देखें एक डेटरेंट थ्योरी है ना कि बंदे को सज़ा ऐसी दो कि दूसरा देख के उसको कांप जाए, तो ये उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे वो उसका इजहार किया कि गवर्नमेंट वो रूल्स बनाएगी कि किस तरह से एक बंदे की सज़ा को एग्जीक्यूट किया जाए कि दूसरे उससे सबक सीखें, डरें। ठीक है, सेक्शन 23 है पावर टू ट्रांसफ़र केसेस टू रेगुलर कोर्ट्स where after taking cognizance of offence an anti-terrorism court is of the opinion that the offence is not a scheduled offence, it shall not standing that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for trial of such offence to any court having jurisdiction under the code, and the court to which the case is transferred may proceed with the trial offence as it had taken cognizance of the offence। देखें कोर्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट में एक केस आया, ठीक है, तो दौरान ट्रायल ये बात समझ आई, कोर्ट को लगा कि ये तो एंटी टेररिज्म का केस ही नहीं बनता, ये तो सिंपल CRPC के तहत है। तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, उसको रेफरेंस बना देगी ऑर्डनरी कोर्ट को, और ऑर्डनरी कोर्ट वहीं से स्टार्ट करेगी जहाँ से वो केस ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अपील। एन अपील अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट ऑफ एन एंटिटी शैल लाई टू ए हाई कोर्ट। तो जी सबसे पहली बात यह है कि जो भी है, चाहे कन्विक्शन है, इक्विटल है, उसके अगेंस्ट जो अपील लाई करेगी वो कहाँ जाएगी, वो हाई कोर्ट में जाएगी। और अपील के पर्पज़ के लिए द कॉपीज़ ऑफ जजमेंट ऑफ एन एंटी टेररिज्म कोर्ट शैल बी सप्लाइड टू द एक्यूज एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट on the day the judgment is pronounced, and the record of the trial shall be transmitted to the high court within 3 days of the decision। ठीक है, लो जी, नीचे वाली ATC कोर्ट सजा देते साथ ही उसकी कापी मुलजम को भी थमाएगी, प्रोसिक्यूटर को भी थमाएगी, और उसके बाद क्या करेगी, रिकॉर्ड 3 दिन के अंदर अंदर कहाँ भेज देगी, हाई कोर्ट भेज देगी। ठीक है, an appeal under this subsection may be preferred by a person sentenced by anti-terrorism court to a high court within 15 days of the passing of the sentence। अच्छा, वो शख्स जिसको सज़ा हुई है वो कितने दिन में अपील कर सकता है, 15 दिन में। अब प्लीज़ ये डेज़ वाला मैंने पहले भी कहा था, सर्च करके तो आप इसका एक टेबल बना छोड़ें। अब देखना 15 डेज़ आ गया तो ये बड़ा अहम MCQs हो गया ATA का। तो बेसिकली हम ये जो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हैं, मकसद उसका यही है कि अगर कोई MCQs आ जाए तो हम उसको कवर कर सकें। अब सब सेक्शन 4 है द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यहाँ डिप्टी अटॉर्नी जनरल या स्टैंडिंग काउंसिल और एन एडवोकेट जनरल और एन एडवोकेट हाई कोर्ट और दोस्तों पाकिस्तान अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूशन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक मे ऑन बीइंग डायरेक्टेड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फाइल एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल और सेंटेंस पास बाय एंड एंटी टेररिज्म कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। अच्छा, और जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो होगी लिमिट एक्विटल के अगेंस्ट वो करने के लिए, अपील करने के लिए या सज़ा को बढ़ाने के लिए जो अपील होगी उसकी लिमिटेशन कितनी होगी, 30 दिन। यानी मुलजिम के लिए कन्विक्शन को चैलेंज करने की लिमिटेशन कितनी, 15 दिन, जबकि प्रोसिक्यूशन के लिए कितनी है, वो 30 दिन है। ठीक है, सबसेक्शन 4 है एनी पर्सन हु इज़ अ विक्टिम आर लीगल हेयर आर अ विक्टिम एंड इज अग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ द इक्विटल पास बाय एंटी टेररिज्म मे विद इन 30 डेज फाइल एन अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट सच ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह वो शख्स, एक तो है ना प्रोसिक्यूशन, एक वो शख्स जो वो किसी सज़ा से जो है वो किसी इक्विटल से जो है वो एग्रीव्ड है, तो वो भी ये अपने तौर पे अपील कर सकता है कितने दिनों में, 30 डेज़ में। ठीक है, if an order acquittal is passed by an anti-terrorism court in any any case instituted upon complaint and the high court on an application made to it by the complainant they have grant special leave to appeal from the order of the acquittal, the complainant may within 30 days present such an appeal to the high court। अच्छा, अब अगर हाँ ऊपर था चलान केस की बात हो रही थी, अब अगर किसी शख्स ने कंप्लेंट की थी, ठीक है, और उसमें वो बंदा बरी हो गया, ठीक है,
तो फिर वो डायरेक्ट जो है वो नहीं कर सकेगा अपील। उसके लिए उसे सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर लीव टू फॉर ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील देनी होगी, ठीक है। और ठीक है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय कंपनी इन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ क्यूटल द मे विद इन 30 डेज प्रेजेंट सच अपील। और उसके बाद जब वो ग्रांट हो जाएगी उससे 30 डेज़ के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है कहाँ, वहाँ पे हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 5 है, एनी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी हर्ड एंड डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट विद इन 7 वर्किंग डेज। और वो जो हाई कोर्ट है वो कितने दिनों में इस अपील का फैसला करेगा, 7 दिनों में उसका फैसला कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे है, पेंडिंग द अपील द हाई कोर्ट शैल नॉट रिलीज द अक्यूज ऑन बेल। जब तक एक शख्स की जो है वो मसलन उसको नीचे से सज़ा हो गई है तो उसने अपील की है, जब तक उसकी अपील का फैसला नहीं हो जाता हाई कोर्ट उसको बेल ग्रांट नहीं करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग अपील अंडर दिस सेक्शन ईच को हाई कोर्ट शैल एस्टेब्लिश ए स्पेशल बेंच ऑफ और बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस दैन 2 जजेस। तो कोर्ट क्या करेगी, इसके लिए जो है जो अपील है वो कौन सुनेगा, वो बेंच यानी 2 या 2 से ज़्यादा जजेस सुनेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 27, पनिशमेंट फॉर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड रिवॉर्ड फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन। इफ एन एंटी टेररिज्म और हाई कोर्ट कम टू द कंक्लूजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और अदर concerned officer have failed to carry out the investigation properly or diligently or have failed to pursue the case properly and in breach of their duty, it shall be lawful for such court or the case may be high court to punish the delinquent officer with imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both by resort to summary प्रोसीडिंग लें जी। जो आईओ गलत इन्वेस्टिगेशन करेगा उसको जो है वो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसका ट्रायल भी समरी होगा, ठीक है। इंसेंटिव सिस्टम शैल बी इंक्लूड बाय प्रिवेंशन रिवार्डिंग फॉर अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु कंडक्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन। और जो शख्स जो है वो एक अच्छी और मुकम्मल जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है उसके लिए फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रिवार्ड के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस जो है वो करवाएगी। सेक्शन 27 ये है, प्रिजम्पशन ऑफ प्रूफ अगेंस्ट अक्यूज। एनी पर्सन हैविंग इन पोजेशन एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद और विदाउट एक्सप्लोसिव डिवाइस विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और हैविंग बीन अनलॉफुली कंसर्न्ड विद सच explosive substance devices shall be presumed unless contrary in prove that the explosive substance was for the purpose of terrorism। देखें, एक शख्स के पास धमाका खेज मवाद है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें कि वो धमाका खेज मवाद जो था वो किसी शादी के लिए वो शुरलियाँ और वो छोटे बॉम्ब वगैरह हैं, ठीक है ना, जो किसी फंक्शन वगैरह पे इस्तेमाल होते हैं वो उसके लिए उसने रखा हुआ था। लेकिन प्रजम्पशन यही है कि उसने टेररिज्म के लिए रखा है। अब वो खुद प्रूव करे कि नहीं नहीं सर ये किसी और मकसद के लिए था। एनी पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इफ हैविंग प्रॉपर्टी और एसेट व्हिच आर disproportionate to his known sources of income, it shall be presumed unless contrary is proved that the said property and assets have been acquired through terrorism activities and shall be liable to be forfeited। लें जी, जो भी शख्स जो इस एक्ट के तहत जिसको सज़ा होगी उसके जो एसेट्स हैं वो अगर उसके रहन सहन के ख़िलाफ़ हैं तो यही प्रिजम्पशन होगी कि उसने टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के थ्रू ही वो एसेट्स बनाए हैं और वो काबिल फोरफीट होंगे, ठीक है। Section 27 double a punishment for fall implication where an investigation dishonestly and falsely involved, implicate or arrest a person alleged to have committed a scheduled offence shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both। अच्छा, जो आइए जानबूझ के किसी को ट्रैप करेगा, इन्वॉल्व करेगा, उसको 2 साल तक की सज़ा होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द एक्शन अगेंस्ट सच इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी टेकन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अलबत्ता उस ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी ज़रूरी होगी। सेक्शन 27B है,
conviction on the basis of electronic or forensic evidence, notwithstanding anything contained in this act or Kanoon or any other law for the timing in force, a person accused of under this act may be convicted on the basis of electronic or forensic evidence or such other evidence that may have become available because of modern devices or technique referred to in Article 160. देखें मेरी बात सुनिएगा, provided that the court is fully satisfied as to genuineness of such evidence. देखें जो कानून शहादत के तहत जो एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक एविडेंस है उसकी एडमिसिबिलिटी इस हद तक है कि वो एज ए क्रॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस इस्तेमाल हो सकता है, यानी सिर्फ उसी की बुनियाद पर सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 27 भी ने ये कहा है कि नहीं, ETA के तहत जो है वो सिंपल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या फोरेंसिक एविडेंस की बुनियाद पे भी कोर्ट उसको जो है वो सज़ा दे सकती है। ठीक है, सेक्शन 28 है ट्रांसफर ऑफ केस। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रिंसिपल मे इफ ही कंसीडर इट एक्सपीडिएंट so to do in the interest or where the convenience or safety of the witness or the safety of the accused so require, transfer any case from one anti-terrorism court to another tender within or outside the area। लेकिन जी यहाँ पे ये है कि अगर एक केस को एक कोर्ट से दूसरी ATC कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना है, चाहे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स में करवाना है, तो उस सूरत में कोई भी पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है या गवर्नमेंट भी जो है उसके लिए जो है वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके लिए अप्लाई कर सकती है। अच्छा, एक ग्राउंड तो वो होंगे जो वो लिखेंगे कि जी जज बाइस्ड है या पार्शल है, और उसके अलावा भी ग्राउंड्स हो सकती हैं सेफ्टी ऑफ विटनेस या अक्यूज़, उसके लिए भी दूसरे जगह पे उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। सेक्शन 1A है where it appeared to the government that it would be in the interest of justice for the protection and safety of judges, witness, it may apply to the Chief Justice of High Court concerned for transfer of the case from one anti-terrorism file within jurisdiction to an anti-terrorism court in any other place in Pakistan, and for this purpose shall also seek concurrence of the Chief Justice of the High Court concerned। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो लगे कि जजेस की सेफ्टी के लिए जो है या विटनेसेस या प्रोसिक्यूटर की सेफ्टी के लिए जो है ये केस जो है वो किसी दूसरी जगह चाहे पाकिस्तान में किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए कि जहाँ जजेस के, अब देखें ना ऊपर जजेस की सेफ्टी का इशू नहीं था, ठीक है, जजेस की सेफ्टी का इशू जो है वो नीचे है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, और फिर ये था कि विद इन डिस्ट्रिक्ट बात हो रही थी जो है वो उस केस को ट्रांसफ़र करने की, लेकिन यहाँ ये एक कोर्ट से पूरे पाकिस्तान में किसी भी वो जो है वो कोर्ट को वो केस जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, एंड एंटी टेररिज्म कोर्ट टू विच द केस इज ट्रांसफर्ड शैल प्रोसीड विद द केस फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वाज पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच एंड शैल नॉट बी बाउंड टू recall and rehear any witness who has been given evidence may act on evidence already recorded। जी जिस कोर्ट को केस ट्रांसफ़र हुआ है वो वहीं से उसको आगे कर सकता है, डिनोवो ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड एनीथिंग हियरिंग शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट टू कॉल एनी विटनेस एज इज़ अवेलेबल अंडर द लॉ। फर्दर ये है कि अगर जज की मर्ज़ी है तो वो किसी भी विटनेस को जो है वो शहादत के लिए तलब कर सकता है। ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर प्रोटेक्ट सेफ्टी ऑफ द विटनेस इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी केस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन पाकिस्तान। अच्छा, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आर द एजेंसी to which the case is transferred may proceed from the stage the inquiry investigation was left, or may proceed with the case as it has been originally interested to him or the agency as the case may be। अब इन्वेस्टिगेशन जिसको मिली है
ट्रांसफ़र होने के बाद वो चाहे तो वहीं से स्टार्ट कर ले और चाहे तो वो उसको बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करे जैसे उसको फर्स्ट टाइम जो है वो कहा गया है, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर सबमिशन ऑफ सेक्शन 173 of the code, the federal government may direct that the case falling in the jurisdiction of a particular anti-terrorism court may be forwarded for trial to another anti-terrorism court anywhere in Pakistan, as may be specified in federal government in this behalf in the public or for the safety and protection of judges, public prosecutor or witnesses. इवन जब चलान आ रहा हो तो उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ये केस जो है ये फ़लाँ जगह पे जो है इसको चलाया जाए, ठीक है। सेक्शन 28 है इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट ऑफ पर्सन चार्ज चीटेड अंडर दिस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम गिवन द पासपोर्ट ऑफ ए पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्ट शैल बी डीम टू हैव बीन इम्पाउंडेड फॉर सच पीरियड एज द कोर्ट में डीम फिट, ठीक है। लो जी, वो शख्स जो कि इधर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है इस एक्ट के तहत जिसका ट्रायल चल रहा है, उसका जो वो है पासपोर्ट वो इम्पाउंड समझा जाएगा, यानी ज़ब्त काबिल ज़ब्त शुदा समझा जाएगा, यानी वो नादरा को या मुतलका वो जो ऑफिस है उसको कह दिया जाएगा, तो उसके बाद उसका पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, इम्पाउंड हो जाएगा। मकसद क्या है कि वो बंदा भाग ना सके, ठीक है। सेक्शन 29 है ट्रायल बिफोर एंटी टेररिज्म टू हैव precedents. A trial under this act by an anti-terrorism court and the appearance of an accused before it shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other court except the High Court or its original jurisdiction. देखे ना, एक तरफ एटीसी में कोर्ट चल रहा है, दूसरी तरफ उसका कोई छोटा सा केस ऑर्डिनरी कोर्ट में चल रहा है, तो फिर एक्यूज़ को उधर एटीसी में पेश किया जाएगा, प्रेफरेंस होगी मास वाई, जबकि जिस दिन उसका केस हाई कोर्ट के पास लगा हो, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी को कुछ प्रोविजंस को जो है वो क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया गया है सेक्शन 30 के तहत। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड और एनी अदर लॉ, एवरी शेड्यूल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ clause F of section 4 of the code, and the word cognizable case as defined in the clause shall be construed accordingly। ये बात ये कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के तहत है, बेशक वो सीआरपीसी के तहत पहले नॉन कॉग्निजेबल था, लेकिन ये सेक्शन 30 कहता है कि आपने उसको कॉग्निजेबल ही समझना है, ठीक है। तो आपको पता है ना, नॉन कॉग्निजेबल में कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट उसको नहीं कर सकता। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि हर ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा, कि उसको परमिशन की ज़रूरत ना रहे। सेक्शन 34 to 39 ऑफ द कोड शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द केस इन्वॉल्विंग ए शेड्यूल ऑफेंस सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट द रेफरेंस टू अ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट wherever occurring therein shall be construed a reference to anti-terrorism court and हाई कोर्ट। अच्छा, आगे वो ये कहता है कि अब ज़ाहिर बात है अगर एटीसी ने जो है वो देनी है उसको पनिशमेंट, तो फिर रेफरेंस जाना है हाई कोर्ट में। तो कहता है कि वहाँ पे 374 से 389 तक जहाँ जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है उसको आप क्या पढ़ो, उसको आप हाई कोर्ट पढ़ो, उसको आप एंटी टेररिज्म कोर्ट पढ़ो, ठीक है। ताकि क्या होने जा रहा है बेसिकली कि जो कन्फर्मेशन की जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो रही हैं ईटीसी कोर्ट में। finality of the judgment, a judgment or order passed or sentence awarded by an anti-terrorism court subject to the result of an appeal and this shall be final and shall not be called in question in any court। लो जी, जो जजमेंट होगी इस कोर्ट की वो फाइनल होगी, ठीक है। अलबत्ता सिर्फ उसके अगेंस्ट जो होगा वो क्या होगा, जो अपील का जो रिज़ल्ट आएगा वो सब्जेक्ट टू डैट होगी, अदरवाइज़ वो फाइनल होगी और उस पर मज़ीद कोई रिव्यू वगैरह की एप्लीकेशन जो है वो नहीं दी जा सकेगी, रवैया नहीं दायर की जा सकेगी। ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड और एनी अदर लॉ
but save as except provided the provision of the court shall, in so far as they are not inconsistent with the provision of this act, apply to the proceeding before an entity shall be deemed to be a court of session। लो भी देखो ये बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन है। उसने पहले तो ये कहा है कि जहाँ पे ये ATA की प्रोविजन एग्जिस्ट करती है और वो कंट्रेरी टू कोड हैं, CRPC हैं, तो फिर तो ये लॉ अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये लॉ साइलेंट है लेकिन CRPC में कोई प्रोविजन है तो फिर वो जो है उसको बाय वे ऑफ एनोलॉजी जो है वो उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। और जब CRPC पढ़ी जाएगी तो उस वक़्त ATC कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन ही समझा जाएगा, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि सर उसमें कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है और ये एंटी टेररिज्म कोर्ट है, ठीक है। इन पार्टिकुलर एंड विद द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन सेक्शन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 350 ऑफ द कोर्ट शैल as far as may be applied to the proceedings before an anti-terrorism court, and for the purpose any reference in those provisions to a magistrate shall be construed as reference to an anti-terrorism court। अच्छा, ये प्रोविजन कहती है कि सेक्शन 350 जो है CRPC का वो भी ATC कोर्ट जो है उसको अप्लाई करेगी। और सेक्शन 350 CRPC का क्या है, वो ये है कि अगर एक जज ने पार्टली एविडेंस लिख लिया है तो दूसरा जज उसी पर रिलाई करते हुए आगे प्रोसीड करेगा, और चाहे तो वो दोबारा उन विटनेसेस को तलब करके तो वो उसको एग्जामिन कर सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है वो कहता है कि 350 जो है वो ATC कोर्ट में भी अप्लाई होगा, ठीक है। Delegation. The government may by notification delegate subject to such condition may be all or any of the power exercisable by it under this act। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखा बार बार गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, तो वो अपनी पावर जो है वो आगे किसी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकती है कि वो उसके बिहाफ पे वो पावर जो है उनको डेलीगेट। पावर टू अमेंड द शेड्यूल। The government may by notification amend the schedule so as to add any entry and modify or omit any entry। लो जी, हमने शेड्यूल में पढ़ा था, शायद शुरू वाले लेक्चर में हमने सारे शेड्यूल 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए थे। तो उसमें अमेंडमेंट का इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट के पास है कि वो उसमें कोई एंट्री कर सकती है या उसको डिलीट कर सकती है। पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट आर द मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस। किसकी पावर होगी, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद ये सेविंग है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये है कि वो पूछ सकता है कि सेविंग सेक्शन कौन सा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एन एंटी टेरर कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड 6 मंथ एंड विद फाइन आर एनी पर्सन हो। लॉजिक कंटेम्प्ट की भी सज़ा हो सकती है, ठीक है। अब्यूज़ इन्फ्लुएंस विद आर ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इन वे आर डिसओबे एनी ऑर्डर और डायरेक्शन, जो कोर्ट को इंटरप्ट करे या कोर्ट की प्रोसीडिंग को जो है वो यानी डिसओबे करे या स्कैंडलाइज करे कोर्ट को। एनीथिंग अटेंड टू ब्रिंग द कोर्ट और अ पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस इनटू हेट्रेड, रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट। Does anything which tend to prejudice the determination of matter pending are most likely to come up before the court, या कोई ऐसा एक्ट करे जिससे कि कोर्ट की डिटर्मिनेशन जो है वो क्या हो, प्रेजुडाइज हो। Does anything which by any other law constitute contempt of court, या कोई ऐसा अमल करे जो किसी और कानून के तहत कंटेम्प्ट में आता हो, तो उसकी 6 माह तक सज़ा हो सकती है, ठीक है। उसके पनिशमेंट फॉर terrorist act committed before this act, where a person has committed an offense before the commencement of this act, which if committed after the date on which this act comes into force would constitute a terrorist act, herein he shall be tried under this act but shall be liable to punishment as authorized by the law at the time the offense was committed। लो जी, जब ये एक्ट बना था तो वो जो ऑफेंसेस जो ऑर्डिनरी केसेस कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे थे वो फिर शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, ATC कोर्ट को हो गए, लेकिन उनकी सज़ा पहले वाले लॉ के मुताबिक ही थी। इंडेमनिटी, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट
एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज़ गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन। लो जी, यहाँ पे जो बंदा जो कोई दावा, कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं होगा अगर कोई बंदा इस लॉ के तहत इन गुड फेथ कुछ करता है, ठीक है। उसके बाद ये लॉ रिपील हुए हैं, ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिएगा ये जो एक्ट के ईयर्स ये वो है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ छोड़ें जिसको, रिपील एंड सेविंग इसको भी छोड़ें आप, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल इसको भी छोड़ें आप। बस बाकी शेड्यूल हमने पहले जो था उसमें हमने पढ़े थे, ठीक है। तो लो बच्चों, कांग्रेचुलेशन, हमने जो है वो इसको मुकम्मल कर लिया है एटीए को। और मे भी मुझसे भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माजरत है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।